आज हम एक ऐसी किताब की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने शायद दुनिया में किसी और किताब से ज्यादा लोगों को अमीर बनने के सपने दिखाए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इस किताब के कई सारांश हैं, इसके कोर आइडियाज पर कुछ ऑनलाइन चर्चाएं हैं और हाँ, लेखक और उनकी सलाह को लेकर कुछ बहुत तीखी आलोचनाएं भी हैं। ये सच में सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आप कह सकती हैं कल्चरल फिनोमेना है। सोचिए 1997 में जब ये आई तो इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया। बिल्कुल। अब तक इसकी 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, 50 से ज्यादा भाषाओं में। ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों ने इसे अपने शो पर दिखाया और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में 6 साल से ज्यादा तक बनी रही। मतलब ये लगभग हर एयरपोर्ट बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। एकदम। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है। हाँ, हम ये समझना चाहते हैं कि इसके विचारों में ऐसा क्या था जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को इतना आकर्षित किया। और साथ ही हम उन विवादों की तह तक भी जाएंगे जो लेखक के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या ये किताबें क्रांतिकारी गाइड है या एक बहुत ही चालाकी से बेचा गया धोखा? चलिए पता लगाते। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की नींव एक बहुत ही दमदार कहानी पर रखी गई है। जी। कियोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। ये पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में एक ऊंचे पद पर थे और मतलब पारंपरिक रास्ते पर विश्वास करते थे। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और मेहनत से काम करो। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, रिच डैड। ये 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया और हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और इन दोनों की दुनिया को देखने का, खासकर पैसे को देखने का नजरिया जमीन आसमान का था। हाँ, और ये सिर्फ एक लाइन का फर्क नहीं है, ये पूरी मानसिकता का फर्क है। किताब में दिए गए उदाहरण आज भी बहुत असरदार लगते हैं। बिल्कुल। जैसे पुअर डैड का कहना था, मैं ये नहीं खरीद सकता, जो बातचीत को वहीं खत्म कर देता है। हाँ, एक फुल स्टॉप लग जाता है। जबकि रिच डैड का सवाल होता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। या फिर वो सलाह, खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। ये पुअर डैड की सोच थी। वहीं रिच डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक मानसिकता आपको कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करती है, दूसरी मालिक यानी ओनर बनने के लिए। और यहीं से किताब का सबसे बड़ा सबक निकलता है, पारंपरिक शिक्षा और वित्तीय शिक्षा के बीच का गहरा अंतर। और ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है। स्कूल और कॉलेज हमें किसी पेशे के लिए तैयार करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ताकि हम पैसा कमा सकें। हाँ, लेकिन पैसा आने के बाद उसका क्या करना है, उसे कैसे संभालना है और सबसे जरूरी उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। इसी को कियोसाकी वित्तीय निरक्षरता या फाइनेंशियल इलिटरेसी कहते हैं। जी। और इसे दूर करने के लिए वो एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, जो इस पूरी किताब का आप कह सकती हैं दिल है। संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स और लायबिलिटी। कियोसाकी इसे बच्चों की तरह समझाते हैं और शायद इसीलिए ये इतना यादगार है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। परिभाषा इतनी ही सरल है। सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन उनका जो उदाहरण है उसने दर्शकों तक बहस छेड़ रखी है। आपका अपना घर। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो आज भी बहुत लोगों को हजम नहीं होता, खासकर भारत में, जहां अपना घर होना एक बहुत बड़ा सपना और एक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सही कहा। पारंपरिक सोच के हिसाब से घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन कियोसाकी के कैश फ्लो यानी नकदी प्रवाह के नजरिए से अगर आपके घर पर लोन है तो वो एक देनदारी है। क्यों? क्योंकि हर महीने वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, ईएमआई के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, रख रखाव और मरम्मत के रूप में। ये आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा। अच्छा। और यही फर्क अमीरों, मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच नकदी प्रवाह के पैटर्न को तय करता है। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं, एक गरीब व्यक्ति की आय का सफर कैसा होता है। उसे नौकरी से तनख्वाह मिलती है और वो पैसा सीधे उसके खर्चों में चला जाता है, किराया, खाना, बिल। महीना खत्म, पैसा खत्म, एक सीधी रेखा। बिल्कुल। मध्यम वर्ग की कहानी थोड़ी अलग है। उन्हें तनख्वाह मिलती है जो ज्यादा होती है, लेकिन वे उस पैसे से देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ लेते हैं। जैसे घर का लोन, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। वे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं और वे कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं।
और इसी चक्र को कियोसाकी चूहा दौड़ या द रैट रेस कहते हैं। हाँ, ज्यादा पैसा कमाने के लिए और मेहनत करो, फिर उस पैसे से और बड़ी देनदारियां खरीदो जिससे आपके खर्चे और बढ़ जाए, और फिर उन बड़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करो। ये एक अंतहीन ट्रेडमिल जैसा है। बिल्कुल। तो फिर अमीर लोग क्या अलग करते हैं? अमीरों का ध्यान देनदारियां खरीदने पर नहीं बल्कि संपत्ति बनाने पर होता है। वे अपनी आय का इस्तेमाल ऐसी चीजें खरीदने में करते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डाले, जैसे रियल एस्टेट जिससे किराया आता है, स्टॉक जिससे डिविडेंड मिलता है, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है। उनकी संपत्ति का कॉलम लगातार बढ़ता रहता है और एक दिन उनकी संपत्ति से होने वाली आमदनी उनके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, और उस दिन उन्हें काम करने की जरूरत नहीं रहती। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। वे चूहा दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा उनका एक और मशहूर सिद्धांत है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के काम में दखल ना दे। यहाँ बिजनेस का मतलब आपकी नौकरी या पेशा नहीं है, बल्कि आपका संपत्ति का कॉलम है। अच्छा। कियोसाकी मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का उदाहरण देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किस बिजनेस में हैं, तो लोग सोचते थे कि वे कहेंगे बर्गर बेचने के। लेकिन क्रोक का जवाब था, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। उनका पेशा हैमबर्गर बेचना था, लेकिन उनका असली बिजनेस उन रेस्टोरेंट्स की जमीन और प्रॉपर्टी थी। तो सलाह यह है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो। हाँ, बिल्कुल। उससे जो पैसा आता है उसे रखो, लेकिन उस पैसे को देनदारियों पर खर्च करने के बजाय असली संपत्ति बनाने में लगाओ। एकदम। चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो, किराए की प्रॉपर्टी हो या कोई साइड बिजनेस। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है और शायद यही वजह है कि लाखों लोग इस किताब से इतना प्रभावित हुए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब हमने सोर्सेज में लेखक के बारे में पढ़ा तो एक पूरी तरह से अलग ही तस्वीर सामने आई। हाँ, और यहाँ कहानी एक बहुत ही उलझा हुआ मोड़ लेती है। किताब के विचार एक तरफ और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का व्यक्तित्व और उनका ट्रैक रिकॉर्ड दूसरी तरफ। हमारे पास जो रेडिट की चर्चाएं और अन्य स्रोत हैं, वो उन पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। धोखेबाज मतलब स्कैमर और जालसाज फ्रॉड जैसे शब्द बार बार इस्तेमाल किए गए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। इसके पीछे क्या आधार दिया गया है? कई चीजें हैं। पहली तो ये कि आलोचकों का कहना है कि उनकी मुख्य आय उन निवेशों से नहीं होती जिनके बारे में वे सिखाते हैं, बल्कि रिच डैड ब्रांड को बेचकर होती है। मतलब किताबें, बोर्ड गेम्स, और सबसे विवादास्पद उनके बहुत महंगे सेमिनार और कोचिंग प्रोग्राम। कई लोगों ने शिकायत की है कि ये सेमिनार अक्सर बस और महंगे कोर्स बेचने का एक जरिया होते हैं। एक रेडिट यूजर ने इसे बड़ी अच्छी तरह से लिखा है। उसकी कमाई का मुख्य स्रोत वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उसे पैसा देने से वे अमीर बन जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आरोप है कि रिच डैड का किरदार, जो पूरी किताब की नींव है, शायद पूरी तरह से काल्पनिक है। कियोसाकी ने कभी भी ठोस रूप से ये साबित नहीं किया कि ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में था। बिल्कुल। इसके अलावा उनकी कंपनियों ने अतीत में दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी के लिए भी आवेदन किया है, और उनकी सलाह को अक्सर बहुत अस्पष्ट और अव्यावहारिक बताया जाता है। जैसे गरीब मत बनो या रियल एस्टेट में निवेश करो, लेकिन कैसे करें, कहाँ करें, किन चीज़ों से बचें, इन सब पर ज्यादा जानकारी नहीं होती। कुछ स्रोतों में तो ये भी कहा गया है कि किताब में दी गई कुछ सलाह, खासकर टैक्स से बचने के तरीके, गैर कानूनी भी हो सकती हैं। एक्चुअली ये बात मुझे भी महसूस हुई थी। अमीर बनो कहना आसान है, लेकिन कैसे? किताब में असल में एक्शनेबल स्टेप्स की थोड़ी कमी लगती है। सही। तो फिर ये एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर लेखक इतना विवादास्पद है, उनकी सलाह अस्पष्ट है और उनकी कहानियां शायद मनगढ़ंत है, तो ये किताब इतनी ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुई? यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में भी इसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। स्रोतों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, ये उन लोगों को अपील करती है जिनमें वित्तीय साक्षरता की कमी है। अच्छा। ये पहली बार किसी को पैसे के बारे में एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। संपत्ति और देनदारी की सरल परिभाषाएं इतनी यादगार हैं कि वे आपके दिमाग में बस जाती हैं। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल दुनिया का गेटवे ड्रग हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। ये आपको शुरुआत करने के लिए किक देता है, भले ही इसके बाद आपको और भी बहुत कुछ सीखना पड़े। सही। शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मनोविज्ञान है। यह आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप भी अमीर बन सकते हैं, कि सिस्टम आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसे समझकर उससे जीत सकते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। सही कहा।
ये आपको एक पारंपरिक सुरक्षित रास्ते पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है, और कई लोगों के लिए ये पहली बार होता है जब कोई उनसे ऐसा करने के लिए कहता है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि इस किताब को एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए, यानी इसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके मूल दर्शन को एक शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें MLM का भी जिक्र है ना? हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किताब में MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी खुला समर्थन है, जो खुद एक बेहद विवादास्पद उद्योग है। ठीक है, तो लेखक के विवादों को एक पल के लिए अलग रखते हैं और किताब में दिए गए व्यावहारिक ज्ञान पर वापस आते हैं। कियोसाकी वित्तीय बुद्धिमत्ता या जिसे वे फाइनेंशियल IQ कहते हैं, उसके लिए किन स्किल्स को जरूरी बताते हैं? वे 4 मुख्य तकनीकी स्किल्स पर जोर देते हैं जो उनके अनुसार वित्तीय सफलता के लिए जरूरी हैं। ओके। पहला है अकाउंटिंग, लेखांकन, जिसे वो वित्तीय साक्षरता कहते हैं, मतलब नंबरों की भाषा को पढ़ने और समझने की क्षमता। आप किसी कंपनी या प्रॉपर्टी की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट देखकर उसकी वित्तीय सेहत का अंदाजा लगा सकें। ये जरूरी है। आप किसी खेल में तब तक नहीं जीत सकते जब तक आपको स्कोर पढ़ना ना आता हो। बिल्कुल। दूसरी स्किल है इन्वेस्टिंग, निवेश, जिसे वे पैसा बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं कि पैसा कैसे बनाता है। और तीसरा है बाजारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यानी सप्लाई और डिमांड के विज्ञान को समझना। किसी निवेश के सेंस को समझना, क्या वो आर्थिक रूप से समझ में आता है या नहीं। और चौथा है कानून। हाँ, चौथा है कानून। इसमें विशेष रूप से टैक्स के फायदे और कॉर्पोरेशन की शक्ति को समझना शामिल है। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सके और कानूनी रूप से कम टैक्स दे सकें। एक कॉर्पोरेशन वाला हिस्सा हमेशा से बहुत ध्यान खींचता है। उनका तर्क है कि एक कर्मचारी और एक बिजनेस मालिक के टैक्स देने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, उनका तर्क है कि एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार उस पर टैक्स लगाती है और फिर वो बचे हुए पैसे से खर्च करता है। जबकि एक कॉर्पोरेशन का मालिक पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस के सारे खर्चे उस कमाई से चुकाता है और फिर जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देता है। यह एक बहुत बड़ा कानूनी फायदा है जिसका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। और ये हमें उनके हाल के एक बयान पर लाता है जो आज की हमारी तारीख यानी जनवरी 2026 के लिए बहुत प्रासंगिक लगता है। ठीक। कियोसाकी का मानना है कि साल 2026 हमारे जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय अवसर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और उनका तर्क आज की वैश्विक आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। उनका मानना है कि दुनिया भर की सरकारें, खासकर अमेरिकी सरकार, भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। और जब सरकारें कर्ज में होती हैं तो वे एक ही काम करती हैं जो उन्होंने हमेशा किया है, और ज्यादा नोट छापना, जिससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है और पैसे की कीमत कम होती है। बिल्कुल। वो कहते हैं सरकारें कर्ज में डूब रही हैं, इसलिए वो वही करेंगी जो उन्होंने हमेशा किया है, प्रिंट करें, फुलाएं, अवमूल्यन करें। उनका मानना है कि पैसे के नियम टूट रहे हैं और इस वजह से इतिहास का सबसे बड़ा धन हस्तांतरण होने वाला है। वाह, इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर। तो अगर पैसा एक जगह से जा रहा है तो कियोसाकी के हिसाब से ये जा कहाँ रहा है? इस हस्तांतरण के जीतने वाले पक्ष में कौन है? उनके अनुसार पैसा बचाने वालों यानी सेवर्स से निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स की ओर जाएगा। अच्छा। मतलब जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है उसकी कीमत कम होती जाएगी, जबकि जो लोग उसे असली संपत्ति में निवेश करेंगे वे जीतेंगे। पैसा कर्मचारियों से संपत्ति मालिकों की ओर जाएगा और उन लोगों से दूर जाएगा जो सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उन लोगों की ओर जाएगा जो सिस्टम को समझते हैं। तो उनकी सलाह क्या है? घबराकर सब कुछ बेचते हैं? अरे, प्रिंट नहीं कर सकती। जैसे? वे अक्सर सोना, चांदी और बिटकॉइन का जिक्र करते हैं, लेकिन साथ ही वे एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं जो उनकी मूल शिक्षा से जुड़ी है। शिक्षा के बिना संपत्ति खरीदना जुआ है। मतलब बिना समझे किसी भी चीज में सिर्फ इसलिए पैसा न लगा दें क्योंकि कोई कह रहा है। पहले खुद को शिक्षित करें। एकता। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक अजीब सी तस्वीर है। एक तरफ एक ऐसी किताब है जिसके विचार सरल, शक्तिशाली और क्रांतिकारी लगते हैं। हाँ। इसने लाखों लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी लेने और चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक लेखक है जिसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल हैं।
उनकी कहानियों की सच्चाई, उनकी सलाह की व्यवहारिकता और उनके अपने बिजनेस मॉडल पर गहरे संदेह हैं। तो ऐसा लगता है कि ये किताब कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है, तो दूसरों के लिए खतरनाक धोखा। जी। ये सच में एक क्लासिक मामला है जहां संदेश और संदेशवाहक को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप विचारों को उनके निर्माता से अलग करके देख सकते हैं? और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए ये है। कियोसाकी का एक और प्रसिद्ध मॉडल है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ESBI वाला? हाँ, जो आई के 4 तरीके बताता है। ई कर्मचारी, एस स्वरोजगार, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक। उनका पूरा दर्शन लोगों को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाने पर केंद्रित है। अब जब हम सब कुछ जानते हैं, तो क्या ये सरल मॉडल आज भी किसी के वित्तीय जीवन को समझने के लिए एक उपयोगी मानसिक ढांचे के रूप में कोई मूल्य रखता है, भले ही इसे बनाने वाला व्यक्ति इतना विवादास्पद हो? या फिर स्रोत के दाग से पूरा दर्शन ही दूषित हो जाता है? ये सोचने वाली बात है।